नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज फिर से एक बार हम बंगाल चुनाव के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बंगाल चुनाव के जो ओपिनियन पोल है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। वहाँ यह सीट इस बार एनडीए ने, भाजपा ने अपने सहयोगी दल आजसू को दिया है और इस बार वहाँ का क्या सिनारियो है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि ओपिनियन पोल का के बारे में। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कभी भी नया वीडियो डालूं तो उसका अपडेट, उसका नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुंच जाए। दोस्तों, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों, अभी जो एबीपी सीएनएक्स और आपके टाइम्स नाउ सी वोटर ने एक ओपिनियन पोल बंगाल के लिए, और बंगाल सहित उत्तर आपका तमिलनाडु का, केरल का और असम का भी और पुडुचेरी का भी एक ओपिनियन पोल उन लोगों ने जो जारी किया है, उस अगर ओपिनियन पोल को हम देखें तो एबीपी सीएनएक्स के अनुसार उन्होंने 9,360 लोगों का एक डाटा लिया था और उसके बीच में लगभग 4700 पुरुषों के पास और 4400 महिलाओं के पास वो कुछ प्रश्न लेकर के वो गए थे और उसके अनुसार वहाँ पर डाटा जो कलेक्ट किए थे उसके अनुसार एबीपी सीएनएक्स के अनुसार जो सत्ताधारी दल टीएमसी है उसको बहुमत दिखा रही है। यानी कि एबीपी का कहना है कि इस बार टीएमसी वहाँ 154 से लेकर 164 सीट तक वहाँ ला सकता है। वहीं बीजेपी को 102 से 112, यानी कि बीजेपी 2 से लेकर के 112 तक का छलांग वहाँ लगा सकती है। कांग्रेस को वहीं पर 22 से 30 सीट और इंडिपेंडेंट को 1 से 3 सीट वहाँ पर दे रही है। जबकि 2016 में टीएमसी को 211 सीट मिली थी, लेफ्ट कांग्रेस को 76 सीटें और बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। दोस्तों, अगर वही बात करें दोस्तों हम कि वोट प्रतिशत के बारे में बात करें तो टीएमसी को वहाँ पर 42% वोट मिलने का चांसेस है, तो बीजेपी को 34%, लेफ्ट कांग्रेस को 19% और इंडिपेंडेंट को 5%। वहाँ पर जो लोगों का जब मूड देखा गया था, उनसे पूछा गया था कि क्या इस बार बंगाल में बाहरी भीतरी, आउटसाइडर इनसाइडर का फर्क रहेगा, तो उसमें लोगों ने जवाब दिया था दोस्तों 39.40 लोगों ने कहा था कि बंगाल में कोई आउटसाइडर इनसाइडर का भेदभाव नहीं होगा, उसका कोई मैटर या इशू नहीं होगा। तो वहीं पर कुछ लोगों ने कहा था, 31.20% लोगों ने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि इनसाइडर आउटसाइडर होगा, ज़रूरी नहीं है। 39% लोगों ने साफ इनकार किया था, उसमें 31% लोगों ने ज़रूरी नहीं है कहा था। वहीं पर 29% लोगों ने कहा था कि नहीं जानते हैं का उन्होंने जवाब वहां पर दिया था। वहीं पर दोस्तों, अगर हम करप्शन के बारे में बात करें तो करप्शन के संबंध में वहां पर जो क्वेश्चन किया गया था उसमें 45% लोगों ने कहा था कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रही है। 45% लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देती है, संरक्षण देती है। वहीं 35% लोगों का कहना है कि नहीं, ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी नहीं है और उनको बढ़ावा नहीं देती है। वहीं 19% लोगों का कहना था कि वो नहीं कह सकते कुछ। अगर कट मनी की बात की जाए दोस्तों, तो वहाँ का जो पूछा गया था सवाल कि क्या कट मनी वोटिंग करने में कोई प्रभावित करेगा वोटर्स को, तो वहाँ पर 45% लोगों ने कहा था कि हाँ, कट मनी एक मुद्दा हो सकता है। और वहाँ पर 27% लोगों ने कहा था कि नहीं, कट मनी कोई मुद्दा नहीं है। वहीं पर 27% लोगों ने कहा था कि पता नहीं। उसके बाद दोस्तों, अगर हम सीएम की प्रदर्शन की बात करें तो वहाँ जब प्रश्न किया गया था कि क्या सीएम के कार्यों से संतुष्ट हैं, तो 44% लोगों ने कहा था कि हाँ संतुष्ट हैं। तो वहीं 34% लोगों ने कुछ कहा था कि कुछ हद तक संतुष्ट हैं। तो 19% लोगों ने कहा था कि नहीं, उनसे संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ अगर हम कह सकते हैं तो ममता बनर्जी एज ए मुख्यमंत्री के रूप में कुछ अच्छा करती हुई है, लोगों के नज़र में अच्छी है। अगर हम बात करें मोदी को लेकर जो प्रश्न किया गया था दोस्तों, उसमें कहा गया था कि मोदी देश में कैसे कर रहे हैं, तो उनके प्रदर्शन से 41% लोगों ने कहा था कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहीं पर 29% लोगों ने कहा था कि हम लोग संतुष्ट हैं और कुछ हद तक वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ हद तक ठीक कर रहे हैं। और 25% लोगों ने कहा था कि नहीं, मोदी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं। वहीं टाइम्स नाउ सी वोटर की बात करें दोस्तों हम, तो उसने भी वहाँ पर जो वहाँ पर से सीट दिया है वही लगभग बराबर तृणमूल कांग्रेस को भी 154 से 64 दिया है, बीजेपी को 102 से 112, कांग्रेस को 22 से 30 और इंडिपेंडेंट को 1 से 3। उसे तमिलनाडु में भी आया है, केरल में भी आया है। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस को बहुमत दिखा रहा है, 158 दिखा रहा है।
तो कांग्रेस आपका एएनएम एआईडीएमके प्लस बीजेपी को 65 सीट दिखा रहा है। तो केरल में बात करें दोस्तों तो वहाँ पर एलडीएफ को दिखा रहा है 82 सीटों के साथ, तो ईडीएफ को 56 और बीजेपी को मात्र 1 सीट दिखा रहा है। असम में 126 में से एनडीए को 67, यूपीए को 57 दिखा रहा है, यानी कि भाजपा की सरकार फिर वहाँ पुनः वापस आएगी। पुडुचेरी में बात करें दोस्तों 30 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर एनडीए को 16 से 20 सीटें दिखा रहा है, यानी कि बहुमत की ओर दिखा रहा है, और यूपीए को 13 सीटें। हालांकि दोस्तों मेरा इस ओपिनियन पोल में तनिक भी विश्वास नहीं है। ये कभी न कभी ये सब तुक्का खेलते हैं। वहाँ कई करोड़ जनसंख्या है वहाँ पर, और उस जनसंख्या से मात्र 9,000 लोगों का सैंपल लेकर के आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वहाँ कौन जीतेगा या कौन हारेगा। कभी कभी क्या होता है, ये जो ओपिनियन पोल करते हैं, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी को उसका सर्वे में दिखा करके आप सत्ता में आ रहे हैं, कुछ पैसा लेने का काम करते हैं और कहते हैं देखो हम आपको लाइन में ला दिए हैं, चुनाव में ला दिए हैं, फाइट में ला दिए हैं, और इसके तहत वो लोग उससे बार्गेनिंग करते हैं और पैसा लेने का भी काम करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो सैंपल लिया जाता है, कभी कभी लोग सैंपल लेने के लिए जाते नहीं हैं और बैठ के कहीं पर वो दे देते हैं। हालांकि कभी कभी सच भी हो जाता है और कहीं कहीं झूठ भी हो जाता है। जैसे बिहार में कहा था कि राजद पर सरकार बना रही है, वहाँ राजद सरकार नहीं बना पाई, राजद को 170-80 सीट दे रहा था, वहाँ पर देखिए राजद के क्या हो गया है। तो यानी कि ओपिनियन पोल में मेरी पूरी तरह से भरोसा नहीं है। हालांकि बंगाल चुनाव में बात करें दोस्तों, तो जिस प्रकार से मैं वहाँ के लोगों से बात कर रहा हूँ, और तो वहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार दीदी का जाना तय है, क्योंकि दीदी का बहुत सारे वहाँ पर जैसे केंद्रीय जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर नहीं लाना, और वहाँ पर कट मनी की बात है, भ्रष्टाचारियों की बात है, तुष्टीकरण की बात है, बहुत सारे नीतियों में ममता बनर्जी को वहाँ पर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। वहाँ के जो सरकार में सरकारी नौकरी करते हैं जो लोग, चाहे पुलिस में हो, शिक्षक हो, चाहे और कई विभागों में हो, उन लोगों को डीए को लेकर के कभी कभी उनके पास नाराज़गी था कि ममता बनर्जी उनका डीए में कटौती कर दी थी। इसको लेकर के भी वहाँ पर सरकारी जो कर्मचारी हैं वो भी उससे नाराज़ हैं, और वो भी चाहते हैं कि अब यहाँ पर एक परिवर्तन होना चाहिए। तो अगर दोस्तों हम बात करें बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र की, जो इस बार आजसू पार्टी वहां लड़ने जा रही है, और एनडीए घटक दल होने के कारण, आजसू एनडीए के घटक दल होने के कारण भाजपा ने यह सीट उसके लिए छोड़ दी है। अगर हम बाघमुंडी विधानसभा के बारे में जानने की कुछ कोशिश करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह पुरुलिया लोकसभा के अंतर्गत आता है, और पुरुलिया लोकसभा में इस बार वहां का भाजपा के सांसद है ज्योतिर्मय महतो जी हैं। अगर हम बात करें दोस्तों वहाँ की जनसंख्या की, तो 2011 के जनगणना के अनुसार वहाँ कुल टोटल जनसंख्या है 3,32,844, और उनमें से ग्रामीण जनसंख्या जो है दोस्तों 91%, यानी सबसे ज़्यादा ग्रामीण निवासी है वहाँ पर बाघमुंडी विधानसभा में। अगर हम शहरी विधानसभा की बात करें दोस्तों तो वह है 8% के आसपास शहरी, यानी कि झालदा जो म्यूनसिपलिटी एरिया है वहीं पर कुछ शहरी रहते हैं, तुलिन कुछ है और इस सब में कुछ हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एसटी की, आदिवासियों की बात करें वहाँ पर, तो 18.55% के आसपास की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या का आदिवासियों की संख्या है। एससी की अगर हम दलितों की बात करें दोस्तों तो ये 12.96%, यानी कि टोटल जनसंख्या का ये 12.96% वहाँ पर उनको जनसंख्या का वो कंस्टिट्यूट करते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम वोटर्स की बात करें तो 2019 लोकसभा के वोटर्स के अनुसार वहाँ वोटरों की संख्या है 2,36,974 वोटर है दोस्तों, और बूथों की संख्या है वहां पर दोस्तों 272 टोटल बाघमुंडी विधानसभा में टोटल बूथ है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों वहां का वोटर्स का टर्नआउट का, तो 2016 के विधानसभा चुनाव में जो वोटर्स का टर्नआउट था वो 84.22, यानी कि 84.22% के आसपास, यानी कि वहाँ हेवी टर्नआउट होता है। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें दोस्तों, तो वहाँ लोकसभा चुनाव में 83.19% का वहाँ पर वोटिंग हुआ था, यानी कि वहाँ की जनता वोट देने में काफ़ी सक्रिय है, जागरूक है। हम सब जानते हैं कि बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के, बांकुड़ा के और झारग्राम के ज़्यादातर लोग झारखंड में काम करते हैं, और जब कभी भी वहाँ चुनाव होता है, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे असेंबली का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, ये लोग झारखंड में अपनी दुकानें, अपनी होटल बंद करके या काम छोड़ करके ये वोट देने वहाँ चले जाते हैं। यानी कि वोट देने में वहाँ की जनता बहुत सक्रिय है, बहुत ही जागरूक होते हैं। और यह भी कहा जाता है कि वहाँ कोई गांव अगर किसी एक पार्टी का है तो पूरा गांव एक ही पार्टी को जाता है, पूरा पंचायत एक ही गांव को चला जाता है वोट, ऐसा वहाँ देखने को मिलता है, लोग कहते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें वहाँ पर 2011 विधानसभा चुनाव की,
तो बाघमुंडी विधानसभा में 2011 में वहाँ कांग्रेस के नेता जो है, जो उम्मीदवार थे नेपाल महतो, वहाँ पर जीत हासिल किए थे। और 2011 के चुनाव में उनको जो वोट मिला था वो है 77,458 वोट मिला था। अगर हम परसेंट की बात करें तो वो टोटल वोट का 49% उसको मिला था। वहीं अगर उस बार बात करें तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, उसको मंगल महतो वहाँ से चुनाव लड़े थे दोस्तों, उनको वोट मिला था 59,814, यानी कि 59,814, यानी कि उनको वोट प्रतिशत की बात करें तो वो 38.21%, 38% वोट उनको मिला था। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों आजसू की, तो आजसू 2011 चुनाव में भी वहां लड़ी थी और उसके कैंडिडेट उस पर थे राकेश महतो थे और उनको वोट मिला था 10,797, यानी कि 10,797, और उनको जो वोट प्रतिशत था वो 6% था और 2011 वो तीसरे स्थान पर थी। वहीं अगर बीजेपी की बात करें 2011 में, तो उनके शंकर कुमार थे उनके कैंडिडेट, उनको वोट मिला था मात्र 1,625 वोट मिला था। अगर जेएमएम की बात करें तो 2011 में बाघमुंडी विधानसभा से जेएमएम भी चुनाव लड़ी थी, उनको मात्र 893 वोट मिला था दोस्तों। वही अगर हम बात करें दोस्तों 2016 विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस से फिर से वहां पर नेपाल महतो जी वहां पर कैंडिडेट थे और उनको वोट मिला था इस बार 88,707, यानी कि लगभग 11,000 ज़्यादा वोट मिला था। और वोट प्रतिशत लेकिन उनका कम हो गया था, इस बार वोट प्रतिशत उनको मिला था 47%, यानी कि 2% की कमी आई थी उनके वोट में। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इस बार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ी थी 2016 में, तो उनको वहां पर जो वोट उनके कैंडिडेट थे आपके दोस्तों 2016 में समीर महतो उनके कैंडिडेट थे और उनको जो वोट मिला था वो 80,120 वोट मिला था समीर महतो को, और वोट प्रतिशत थी उनका 42% का वोट प्रतिशत था उनका दोस्तों। वहीं पर बीजेपी की बात करें दोस्तों, तो बीजेपी को वहाँ के कैंडिडेट थे उस वक्त ज्योतिर्मय महतो थे, उनको वोट मिला था 11,219 वोट मिला था और उनका वोट प्रतिशत 5.96% था। और वहीं पर आजसू जो चुनाव लड़ रहे थे उनका वोट था दोस्तों 1,863। उसके बाद इस बार दोस्तों ज्योतिर्मय महतो जो बीजेपी के बाघमुंडी विधानसभा से कैंडिडेट थे 2016 में, वो 2019 में वहां का लोकसभा चुनाव लड़े और वो सांसद बन गए। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि वहां की जनताओं ने एक निश्चय किया, चूंकि ज्योतिर्मय महतो और नेपाल महतो दोनों एक ही क्षेत्र के, एक ही ब्लॉक के या एक ही पंचायत के रहने वाले हैं, मुझे लगता है एक ही गांव के या अलग अगल बगल गांव के रहने वाले हैं, इसलिए वहां की जनताओं में एक समझौता हुआ था कि सांसद में हम लोग भेजेंगे ज्योतिर्मय महतो को और विधायक में हम लोग नेपाल महतो को। इसलिए वहाँ के लोगों ने कांग्रेस या टीएमसी को वोट नहीं करके खुलकर ज्योतिर्मय महतो को उन्होंने वोट किया था। और ज्योतिर्मय महतो को जो वोट मिला था दोस्तों 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, वो था 50.83, यानी कि 50.83%, 50% वोट वहां पर ज्योतिर्मय महतो लाए थे लोकसभा चुनाव में। वहीं कांग्रेस को जो वोट मिला था वो था 14% था दोस्तों, और टीएमसी को 24% वोट मिला था। यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ के जनसंख्या, वहाँ की जो जनता है दोस्तों बाघमुंडी में या झालदा जागमुंडी में, बलरामपुर में, इन क्षेत्रों में महतो वोट ज़्यादा है वहाँ पर। इसलिए आप देखिएगा जो भी पार्टी है वहाँ पर, हर पार्टी वहाँ पर महतो को ही कैंडिडेट बनाती है। अगर हम बात करें कांग्रेस ने नेपाल महतो को, तो मंगल महतो को, तो राकेश महतो को, सबको कहीं ना कहीं महतो को ही वहाँ पर कैंडिडेट बनाते हैं, क्योंकि उनकी वोट प्रतिशत वहाँ ज़्यादा है और महतो वोट जिधर झुकता है वो सीट वैसी की होती है, इसलिए वहाँ पर महतो को ही प्रेफर किया जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आपके आजसू पार्टी, इस बार का जो चुनाव में दोस्तों आजसू बीजेपी चूंकि यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही, आजसू को सीट दिया है, तो आजसू के इस बार कैंडिडेट वहाँ है आशुतोष महतो है, जो टीएमसी के ही प्रखंड सभापति यानी कि ब्लॉक प्रेसिडेंट थे और वो पार्टी छोड़ करके आजसू में शामिल हुए हैं और वही चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले टीएमसी को वो जिला में सचिव भी हुआ करते थे, इस बार वो प्रखंड सभापति उनको बनाया गया था, यानी कि सभापति का मतलब होता है वहाँ पर अध्यक्ष, यानी कि प्रखंड अध्यक्ष थे वो टीएमसी के। कांग्रेस की तरफ से वहाँ पर नेपाल महतो जी हैं और टीएमसी की तरफ से वहाँ पर इस बार सुशांत महतो को वहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया है दोस्तों। अब दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि वहाँ पर कौन जीतता है या कौन हारता है। अगर बीजेपी और आजसू के कार्यकर्ता एक होकर के वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे
तो हो सकता है वहां आजसू पार्टी अपना दमखम दिखा सकती है, वहां केला का पेड़ लगा सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा दोस्तों कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में वहां की जनताओं ने यह निश्चय किया था कि विधानसभा में नेपाल महतो, लोकसभा में ज्योतिर्मय महतो। क्योंकि इस बार वहां ज्योतिर्मय महतो नहीं है तो इसलिए वहां पर आजसू के कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। और आजसू के वो आशुतोष महतो जो नए कैंडिडेट हैं वो पहली बार वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि घाघ एक जो वहां पर विधायक, कई बार के विधायक रह चुके हैं नेपाल महतो, और नए कैंडिडेट है आपके आशुतोष महतो, और साथ ही साथ सुशांत महतो जो टीएमसी के, पिछले बार टीएमसी को भी वहां पर अच्छा खासा वोट मिला था, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वहां की जनता ने उन्हें नकारने का काम किया था। और इस बार पूरे बंगाल में ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं पकड़ कमजोर हुआ है। उनके बहुत सारे नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर, विधायक सांसद पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो इस प्रकार का वहां पर एक वातावरण बन गया है कि दीदी अब नहीं, वहां पर एक डायलॉग हो गया है कि 2 मई दीदी गई। इस बार दोस्तों देखना दिलचस्प होगा। और जैसे जैसे आज हालांकि आशुतोष महतो जी ने काफ़ी भीड़ लेकर के, काफ़ी जनसंख्या जनताओं के साथ जाकर के उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले नेपाल महतो भी अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि वहाँ ऊंट किस करवट बदलता है, यानी कि कौन वहाँ जीतता है और कौन फाइट को रोचक बनाता है, वहाँ का चुनाव देखने लायक होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।